हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। यहाँ 9 से 15 जुलाई तक के तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी पिछले एक सप्ताह के सब कुछ संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूँ। आपके तमाम एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो उससे पहले आपको बता दूं कि हाफ ईयरली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है करंट अफेयर्स का तो देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर भारत में मानसून के दौरान किस प्राकृतिक घटना की वजह से जबरदस्त बारिश का रिकॉर्ड जुलाई 2023 में टूट गया? आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहेंगे हम? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहेंगे इसको। ठीक है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मानसून तो है ही, और उस बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ आया उसकी वजह से पश्चिम भारत के बहुत सारे इलाकों में वहाँ ज़बरदस्त बारिश हुई है और बाढ़ के हालात और तबाही की स्थिति सी हो गई है। ठीक है, तो पूरे इस इलाके में यहाँ से यहाँ तक ये स्थिति खराब हुई। तो अब सवाल ये है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? मैंने वीडियो में डेली के बताया हुआ है। देखिए, मेडिटेरियन सी है ये वाला हिस्सा, और इधर से जो हवाएं चलती हैं मेडिटेरियन सी में नमी होती है और उसकी वजह से एक हवा का वेग बनता है। ठीक है, और ये है कैस्पियन सी, इधर से आकर ये जेट स्प्रे कहते हैं इसको, और यहाँ ये पश्चिमी विक्षोभ का पूरी नम हवाएं इधर आती है, उसकी वजह से यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब केरल से मानसून तो पहुँचा ही, साथ में ये मिक्सचर हो गया, उसकी वजह से स्थिति खराब हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली में बाढ़ का 60 साल का रिकॉर्ड क्यों टूट गया? कई सारी वजह हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वजह हैं वो सब ये हैं। क्या है? अप्रत्याशित बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। दूसरी, यमुना में सिल्ट बहुत ज़्यादा है, उसको निकाला नहीं गया। और तीसरा है अवैध निर्माण की वजह से नदी की चौड़ाई को कम कर देना। तो दिल्ली में ज़बरदस्त बाढ़ आ गई थी, ठीक है, और नदी जो है किले के पास तक पहुंच गई थी, ये स्थिति थी। तो इसकी वजह से हालात इतने ख़राब हुए हैं, यहाँ तक कि सेना को बुलाना पड़ा है, नौसेना को भी बुलाना पड़ा है। और कई सारे बैराज, तो उसके कई गेट दिल्ली में वहाँ गेट बंद थे, तो सेना नौसेना उन सब ने उन गेटों को खोला बैराज के, तब पानी आगे की ओर प्रवाहित हुआ है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए जज जुलाई 2023 में कौन बने? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस S वेंकट नारायण भट्टी। तो ये दो नए जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये वहाँ पर जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में तादाद जो है वो 33 हो गई है। ओके, तो CJI कौन है वहाँ पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ITC लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बने हैं? आंसर होगा संजीव पुरी। ठीक है, ITC का पूरा नाम क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी, और स्थापना हुई थी 1910 में, 1910 में ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा जस्टिस AP शाही। वो पटना और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो अब 4 साल के लिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उसकी स्थापना हुई थी 1988 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT, उसका कार्यवाहक अध्यक्ष जुलाई 2023 में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा जस्टिस शिव कुमार सिंह। क्या नाम है? जस्टिस शिव कुमार सिंह। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी हिंदी में कहेंगे उसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और ये NGT अधिनियम 2010 के तहत ये स्थापित एक विशेष निकाय है। स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को, और ये पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों को यहाँ पर सुनवाई की जाती है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में या अधिकरण में। अब दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी आप देख रहे हैं उसका PDF भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो उसके लिए आपको 1 ईयर का मेंबरशिप लेना होगा। जिन लोगों ने लिया हुआ है वो ऐप पर जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसके ज़रिए।
और ये मेंबरशिप प्लान बहुत मामूली सी रकम है। इसके ज़रिए आपको मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पीडीएफ, और कई तरह के होते हैं वो। वन लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स होता है। उसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं हर क्वेश्चन पे, ताकि आप अगर विजुअली समझना चाहें तो देख सकते हैं। और इस मेंबरशिप के साथ में ये इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तमाम एग्जामिनेशन के, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और अब इकोनॉमिक गतिविधियों से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, चीन ने किन 2 धातुओं यानी मेटल के निर्यात पर सख्ती कर दी, जिससे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर चिंता जताई जा रही है, भारत में भी? आंसर होगा गैलियम और जर्मेनियम। ये 2 मेटल हैं जो कि सेमीकंडक्टर यानी जो चिप हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में, चाहे कार में, डिफेंस सिस्टम में, बहुत सारी चीज़ों में, तो उन सब में आने वाला महत्वपूर्ण चीज़ है चिप। और उसके निर्माण के लिए इन 2 मेटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फोटोग्राफ ये देख रहे हैं, गैलियम का और ये जर्मेनियम का। तो इसी पर इसके निर्यात पर न उसको कंट्रोल कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो दूसरे देशों में जो उपकरण बनाए जाएंगे उस पर दिक्कत हो सकती है। गैलियम जो है वो एक नरम चांदी की तरह का धातु है, गैलियम। और जर्मेनियम जो है वो थर्मल इमेजिंग, कैमरे, नाइट विजन डिवाइसेस, इन सब के लिए ज़रूरी होता है। दोनों का यूज़ जो है ना वो तमाम मोबाइल के चिप बनाने, यानी सीधे कह दीजिए सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब ये होगा कि चीन जो है ना वो इन दोनों चीज़ों को बेचने से पहले पूछेगा कि आप इसका अंतिम उपयोग कहाँ पर करने जा रहे हैं, ये किस फैक्ट्री में बनेगा, कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात है। और दुनिया में इन दोनों पदार्थों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश चाइना ही है, इसलिए ये चिंता जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, डेली के वीडियो में मैं डिटेल में बताता हूँ। तो क्वेश्चन होगा, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई है, तो उसमें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर टैक्स 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर होगा 28%, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो उसकी 50वीं बैठक हुई 11 जुलाई को, और उसी में ये डिसीजन हुए हैं। जीएसटी के बारे में बताऊं, 33 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के वित्त मंत्री। ओके, तो ये स्थिति है। महत्वपूर्ण जो टैक्स के मामले में ये हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश में खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन या कहें महंगाई दर जून 2023 में कितनी रही? आंसर होगा 4.81%। तो ये जो महंगाई बढ़ी है उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है खाद्य पदार्थों, उन सब में जो कीमतें बढ़ी हैं वो एक बड़ी वजह है। और भी कई सारे सेक्टर हैं, उन सब में महंगाई बढ़ी है। तो इसकी वजह से ये हम लोग देख रहे हैं रिटेल जो ना वो महंगाई दर वो बढ़ी है। और ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसका जो जारी किया जाता है डेटा, वो कैसे किया जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है यानी CPI, उसके ज़रिए ये निकाला जाता है, ठीक है। और अच्छा, कौन जारी करता है खुदरा महंगाई दर? NSO, ओके, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब डिफेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दी है? आंसर होगा रफाल M, रफाल मरीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भारत ने अपनी ओर से लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दे दी है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर थे, राजकीय यात्रा पर, उस दौरान ये सब डील हुई है। टोटल 26 रफाल M खरीदे जाएंगे और ये भारत के बेड़े में, नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। कहाँ पर ये तैनात किए जाएंगे? INS विक्रांत, उस पर इसको तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा USA, अमेरिका सबसे ऊपर स्थान पर है। सबसे ज़्यादा सैन्य ताकत अमेरिका के पास है और ये पिछले दशकों से चल रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत का स्थान क्या है ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में? इंडिया का स्थान आंसर होगा 4th। तो पिछले कुछ साल से इंडिया भी 4th स्थान पर है। और अगर हम बात करेंगे टॉप 5 कंट्री के बारे में, तो नंबर 1 है USA, सेकेंड पे है रशिया, थर्ड पे चाइना, 4th पे इंडिया है और 5th पे यूनाइटेड किंगडम है सैन्य ताकत के मामले में। अगला क्वेश्चन, किस देश में
किस देश में बेस्टिल डे समारोह के लिए भारत की तीनों सेनाओं के जवान और विमान ने हिस्सा लिया है? आंसर को फ्रांस। ये बेस्टिल डे इवेंट है, वहाँ पर ये शामिल हुए हैं हमारे जवान। और ये कब आयोजित होता है? 14 जुलाई को हर साल होता है। और भारत के प्रधानमंत्री वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर वहाँ पर शामिल हुए हैं। ये जो परेड है, बेस्टिल डे परेड, ये दुनिया की सबसे पुरानी नियमित सैन्य परेड में से एक है। फ्रांस की बात कर लें, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, राजधानी है पेरिस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेस्टिल डे समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत फ्रांस पहुंचा? आंसर होगा INS चेन्नई। INS चेन्नई वहां पहुंचा और दोनों देशों के बीच में जो समुद्री साझेदारी है सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर एक मैसेज दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो एक बार चर्चा कर लें देश के जो प्रमुख सैन्य चीफ जो हैं वो कौन कौन से हैं तमाम सैन्य बलों में। तो CDS कौन है अभी? जनरल अनिल चौहान। आर्मी चीफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। नेवी चीफ कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। और एयरफोर्स चीफ कौन है इंडिया के? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किस अमेरिकी कंपनी के साथ लड़ाकू जेट विमानों के लिए इंजन बनाने का समझौता किया है? तो इंडिया में इंजन बनेंगे लड़ाकू विमानों के। आंसर होगा GE एरोस्पेस यानी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। तो इस कंपनी के साथ HAL और उस कंपनी के बीच में ये करार हुआ है, दोनों देशों के बीच में। ओके, दोनों देशों के इंपॉर्टेंट जो कंपनी है उनके बीच में जून में ये साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट, और इंजन इंडिया में बनाए जाएंगे। और ये समझौता प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा हुई थी उस दौरान ये हुआ था। और दोस्तों, अब बात करते हैं सैन्य अभ्यास से रिलेटेड, मिलिट्री एक्सरसाइज तमाम उन सब में। तो क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ जहां भारतीय युद्धपोत INS सुनियाना ने हिस्सा लिया? आंसर होगा सेशल्स। ये सेशल्स में हुआ है। कब से कब तक? 10 से 12 जुलाई तक। और इसमें इंडिया, USA, इटली, ब्रिटेन और सेशल्स की नौसेना के बल हैं या नौसेना, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन होगा, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में निशात कुमार ने कौन सा पदक जीता? आंसर होगा सिल्वर मेडल। ये कहाँ पर चल रहा था? तो पेरिस में आयोजित हुआ। 12 जुलाई को इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा 6। टोटल 6 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ था आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई को। और 58 कंट्रीज़ के बहुत सारे तीरंदाजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आर्चरी ये कंपटीशन हुआ और इसमें 6 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते, 1 रजत पदक जीता और 4 कांस्य मेडल यानी टोटल 11 मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो अब देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल किन किन ने जीता है। तो उसकी लिस्ट में दिखा देना चाहता हूँ। प्रियांशु, उसने गोल्ड मेडल जीता है कंपाउंड पुरुषों की व्यक्तिगत श्रेणी में। पार्थ सालुंखे, उन्होंने पुरुषों के व्यक्तिगत श्रेणी में जीता है, व्यक्तिगत रिकर्व में गोल्ड मेडल जीता है। अवनीत कौर और प्रियांश, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कंपाउंड मिश्रित टीम में। और गोल्ड मेडल जीता है ये कंपाउंड महिला टीम में अवनीत कौर, परनीत कौर और प्रगति ने। ठीक है, ये है अंडर 21 में। ओके, और बाकी अंडर 18 में ये गोल्ड मेडल जीता गया है। कौन कौन है? कंपाउंड महिला टीम में ऐश्वर्या शर्मा, अदिति गोपी चंद स्वामी और एकता रानी। कंपाउंड महिला व्यक्तिगत में अदिति गोपीचंद स्वामी ने जीता। ओके, तो ये गोल्ड मेडल टोटल जो आप देखा कि ये यहाँ 4 और ये 2, 6 टोटल गोल्ड मेडल जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है पहली बार पुरुष ने। आंसर होगा पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे, तो उन्होंने ये जीता है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो। अगला क्वेश्चन 34, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी IBO में किन भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा A और B दोनों, यानी
ध्रुव वाडवानी, ईशान पेडनेकर, मेघा छाबरा और रोहित पांडा। तो ये फोटोग्राफ भी ये रहा। ये 34th अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ। कहाँ पर हुआ? यूएई में हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में, 2 से 11 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 से इसका अवार्ड किसे मिला है? कौन है विजेता? आंसर होगा लालियान जुआला छांगटे। तो ये हैं विजेता इस अवार्ड के। ये मिड फील्डर फुटबॉलर हैं। 4 जुलाई को ये अवार्ड उनको दिया गया है। मिजोरम के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, AIFF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर होगा मनीषा कल्याण। ठीक है, मनीषा कल्याण, उन्होंने ये जीता है। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, तो इसका नाम बताएं। आंसर होगा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो नाम आपको ध्यान में रखना है। फोटोग्राफ अब दिखा दूँ, ये अवार्ड देते समय का है। हालांकि कई सारे भारतीयों को ये अवार्ड पहले दिया जा चुका है। कुछ लेखक को, फिल्म से रिलेटेड लोगों को, और भी कई लोगों को, कुछ पॉलिटिशियंस को भी ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जिन्होंने बेस्टिल दिवस के विशिष्ट अतिथि यानी गेस्ट ऑफ ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आगवानी पेरिस के एयरपोर्ट पर की। आंसर होगा एलिजाबेथ बॉर्न। क्या नाम है? एलिजाबेथ बॉर्न। ठीक है, तो 13 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे और 14 जुलाई को उन्होंने पार्टिसिपेट किया गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बेस्टिल डे परेड में। ठीक है, तो आगवानी एक प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो ये बड़ी बात मानी जा रही है। एलिजाबेथ बॉर्न ने उनकी आगवानी की। वहाँ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है। फ्रांस में राष्ट्रपति के पास ही पावर होती है मुख्य तौर पर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं। तो फ्रांस में राष्ट्रपति प्रणाली है। अब विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं चंद्रयान के बारे में। तो क्वेश्चन होगा, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताएं। क्या नाम है? आंसर होगा मोहन कुमार। तो 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है और मिशन डायरेक्टर हैं मोहन कुमार। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इस तरीके से ये रॉकेट है, इसी की लॉन्चिंग हुई है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया? आंसर होगा LVM-3M4। क्या नाम है? LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4। इसका पूरा नाम GSLV मार्क 3 है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रॉकेट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत बताएं। क्या कॉस्ट है? आंसर होगा 615 करोड़ रुपए। काफ़ी कम लागत में इसरो ने ये काम किया है और अंतरिक्ष में भी भेजा है और चांद तक ये पहुंचेगा, वहाँ लैंड करेगा चंद्रयान 3। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से पर होगी? आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, साउथ पोल पर ये जाएगा। जो चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। ओके, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर और लैंडर नीचे आएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा वहाँ पर चंद्रमा पर। उसका लैंडर से रोवर निकलेगा और फिर वहाँ रिसर्च वगैरह सारे काम होंगे एक चंद्र दिवस तक के लिए। एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। वैसे इसके बारे में, ये जो चंद्रयान 3 है, इसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो आप देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। डिटेल में मैप के साथ, एनिमेशन के साथ सब कुछ बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी DGNSS सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा समुद्र में नेविगेशन। समुद्र में नेविगेशन उन सब के लिए ये केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने का ऐलान किया, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा XAI। ये कंपनी का नाम होगा। अब
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? आंसर होगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, नाटो महासचिव हैं और फिर से 1 साल के लिए उनको चुन लिया गया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संसद उसने किस भारतीय राज्य में हिंसा रोकने का आह्वान का प्रस्ताव पारित किया 13 जुलाई को, जिसे भारत ने आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया? आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर को लेकर ये वहाँ पर इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि वहाँ की हालात ख़राब हैं और सरकार इसको जल्दी से कंट्रोल करे। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में रिएक्ट किया और कहा कि ये मेरा आंतरिक मामला है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस महासचिव एंटोनियो गुटेरेस उनके निमंत्रण पर भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। तो ये ग्रुप किस मुद्दे पर काम करता है? आंसर को उपरोक्त सभी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट, वित्त संकट, ये तीनों पर काम करता है। ठीक है, और इसके लिए मतलब उस ग्रुप में शामिल होने के लिए शेरपा बनाया गया है किसे? विदेश मंत्रालय के सचिव हैं संजय वर्मा उनको। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरी बार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर होगा किरियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, ये ग्रीस के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस, तो राष्ट्रपति ये हैं, फिर से बने हैं। अब डेज यानी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और अब हम लोग इस वीडियो के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन होगा विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस यानी वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जुलाई को। अगला क्वेश्चन होगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आंसर होगा 11 जुलाई को। ओके, 11 जुलाई को यह आयोजित किया जाता है। और अब तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस कब मनाएगा? आंसर होगा 12 जुलाई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जुलाई को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हाँ, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 जुलाई को मनाया जाता है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और इसका PDF भी अवेलेबल है, तो भी डाउनलोड कर सकते हैं जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो। अब मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में। बाय।